2024 के चुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी की घटी हुई सीटें देखकर नैरेटिव यह सेट किया गया था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच बन नहीं रही है बॉस। अब तो पीएम मोदी के लिए आगे का मामला बड़ा मुश्किल है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली की महाजीत के साथ मोदी और संघ दोनों ने साबित कर दिया कि दोनों को अलग देखना और सोचना बहुत बड़ी गलती है। और अब तो संघ ने पीएम मोदी के लिए 2029 का मामला सेट करने और सीएम योगी के लिए 2027 सेट करने का काम भी शुरू कर दिया है। औरंगजेब और दूसरे आक्रांताओं पर चल रहे बवाल के बीच आज सबसे ज्यादा चर्चा बेंगलुरु में शुरू हुई आरएसएस की बैठक की हो रही। आरएसएस में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और इससे जुड़े हुए लोग इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, इसलिए इसे संघ की सबसे बड़ी बैठक माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरएसएस ने अपनी सबसे बड़ी बैठक के लिए बेंगलुरु को ही चुना क्यों, जबकि हाल ही में दिल्ली में आरएसएस के आलीशान दफ्तर का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। ऐसे में भाई नया दफ्तर छोड़कर बेंगलुरु में संघ की बैठक क्यों हो रही? इसे 2029 लोकसभा चुनाव में जीत के ब्लूप्रिंट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत के साथ ही संघ अब चौथी बार मोदी सरकार बनाने के लिए ग्राउंड वर्क शुरू कर चुका है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, आज बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के पहले दिन प्रयागराज महाकुंभ की गूंज सुनाई दी। आरएसएस ने महाकुंभ के सफल और भव्य आयोजन के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। महाकुंभ के सफल आयोजन को सनातन संस्कृति के लिए गर्व का पल बताया गया। साथ ही कहा गया कि महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का झंडा बुलंद किया। यानी पीएम मोदी ने सनातन के गौरव और देश के गौरव को स्थापित करने के लिए जो लकीर खींची है, आज आरएसएस ने भी उसे और लंबा करने का संकेत दिया। 2029 के लिए संघ ने क्या मेगा प्लान बनाया है और सीएम योगी ने किसके लिए कुर्सी छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था, इसकी पूरी डिटेल पाठशाला में आज आपको बताऊंगा। लेकिन आज बेंगलुरु में जो हुआ है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। We think it deserves congratulations for creating and running the whole Kumbh with smooth infrastructure and management. मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। मिशन 2029 के लिए बीजेपी की जो सबसे बड़ी दुविधा है वो दक्षिण भारत के राज्यों में लोकसभा सीटों को बढ़ाने की। आप देखिए कि इस पर भी आरएसएस ने कैसे होमवर्क शुरू कर दिया है। इस बार आरएसएस की बैठक कर्नाटक में हो रही। इससे पहले पिछले साल अगस्त में आरएसएस ने केरल में बैठक की थी बॉस, और उससे पहले साल 2023 में तमिलनाडु में आरएसएस की बैठक हुई थी। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि आरएसएस की हर साल यह बड़ी बैठक दक्षिण के राज्यों में हो रही है। दरअसल संघ की नजर दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटों पर। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट, आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 के अलावा केरल में 20 लोकसभा सीटें। और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी इन 5 राज्यों की 129 सीटों में से 29 सीटें सिर्फ जीत पाई थी। संघ अच्छी तरह जानता है कि अगर दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें बढ़ी तो 2029 में नरेंद्र मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना कोई मुश्किल बात नहीं। भाई नॉर्थ में तो ऑलरेडी सेट है, अभी महाराष्ट्र दिखा दिया, हरियाणा दिखा दिया, दिल्ली दिखा दिया, अब दक्षिण सेट करना है। और इसके लिए यह भी चर्चा है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष भी हो सकता है दक्षिण भारत से कोई बन जाए। इस नाम पर भी आरएसएस की बैठक में मंथन हो सकता है, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष भी संघ की बैठक में पहुंचने वाले हैं। यह भी देखिए कि संघ और बीजेपी किस तरह एक ही लाइन पर चल रहे हैं। जिस तरह पीएम मोदी हिंदुओं के एकजुट होने की बात कर रहे हैं, उसी तर्ज पर संघ ने भी प्लान तैयार किया है कि 2029 तक हिंदू धर्म को मानने वाली हर जाति तक पहुंचना है और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाना है। इसकी झलक आरएसएस की बैठक में एनुअल रिपोर्ट में दिखी। आरएसएस की रिपोर्ट में जिन 4 बड़े मुद्दों को उठाया गया है, उनमें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद का भी जिक्र किया गया। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की एकता को चुनौती देने वाली शक्तियां समय समय पर सिर उठाती रही हैं, जहां भाषा, प्रांत, जाति, पंथ के नाम पर षड्यंत्र रचकर माहौल खराब किया जाता रहा है। आगे आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दक्षिण और उत्तर भारत में
खाई बढ़ाने का काम राजनीति के लिए किया जा रहा है और आरएसएस हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूती देने का काम करता है। अगर तमिलनाडु में है तो तमिल सीखिए, दिल्ली में है तो हिंदी सीखिए। संघ इसी विचारधारा पर काम करता है। यानी तमिलनाडु में हिंदी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी आरएसएस ने वही स्टैंड लिया जो केंद्र सरकार ने लिया है। नरेंद्र मोदी को लेकर संघ ने जो सॉलिड प्लान तैयार किया है वो इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन ये नैरेटिव सेट करने में जुट गया है कि बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडी गठबंधन लगातार ये ढोल पीटता रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर इसी का असर पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव ने इंडी गठबंधन का नैरेटिव खत्म कर दिया। अब तो संघ ने 2029 लोकसभा चुनाव की पिक्चर अभी से तैयार कर ली, जिसके ब्लूप्रिंट पर बेंगलुरु में मंथन हुआ। इस ब्लूप्रिंट के 5 पॉइंट तय हुए हैं। पहला, हिंदू धर्म की सभी जातियों में पैठ बनाना, जाति जनगणना का समर्थन करना, यह आरएसएस ने कहा है, यह उसका प्लान है। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचे। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्द से जल्द लागू करवाना। चौथा, संघ की छत्र छाया तले काम करेगी बीजेपी। और पांचवा, संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कोई प्लान बनाता है तो उसे जमीन पर भी उतारता है। हवाई बातें नहीं करती आरएसएस। संघ की ताकत ही यही है कि वो जमीन पर काम करता है। अब यह भी देखिए कि संघ कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जिसकी जानकारी आरएसएस की इस एनुअल रिपोर्ट में दी गई है। पिछले 1 साल में देश में संघ की 10,000 से ज्यादा शाखाएं बढ़ चुकी हैं। 1 साल के अंदर इस समय संघ देश भर में 83,129 जगहों पर शाखाएं लगा रहा है। इनमें से 51,710 जगहों पर तो हर रोज शाखाएं लगती हैं। इस समय देश भर में आरएसएस से जुड़े अलग अलग संगठनों की 1,15,276 गतिविधियां चल रही हैं। यानी संघ लगातार जमीन पर काम करता है बॉस। और इसलिए जब संघ के लोग जाकर कहते हैं कि देश हित में यह है, तो पब्लिक को लगता है कि भाई ये तो अपने बीच का आदमी कह रहा है, ये नहीं कि कोई चुनाव देखकर आया है, फायदा लेकर आया है। इस बार विजयदशमी पर संघ को 100 साल हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद संघ का संगठन युवा है, क्योंकि हर साल कई युवा इससे जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी को लेकर प्लान 2029 पर ऐसे वक्त में मंथन हो रहा है जब इसी महीने के आखिर में यानी 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी को भी नागपुर जाना है। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए बवाल के बाद यह पीएम मोदी का पहला नागपुर दौरा हो रहा है और लोकसभा चुनावों के बाद यह संघ प्रमुख मोहन भागवत से पीएम मोदी की पहली मुलाकात होगी। यह किसी से छुपा नहीं है कि पीएम मोदी के ब्रांड मोदी बनने में बड़ी भूमिका संघ की भी रही है। संघ के ही संस्कारों ने पीएम मोदी की राष्ट्रवादी धारा की राजनीति को कसा है। संघ से अपने इसी रिश्ते की चर्चा पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट में की थी। उन्होंने बताया था कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें संघ जैसे पवित्र संगठन से जीवन के संस्कार मिले। पीएम मोदी का एक बार वो बयान सुनिए, आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम योगी ने किसके लिए कुर्सी तक छोड़ने का ऐलान कर दिया था। संघ के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा होगा संघ मुख्यालय का, और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का भी यह पहला मौका होगा जब वो संघ मुख्यालय जा रहे हो। पीएम मोदी की ही तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी संघ से पुराना जुड़ाव रहा है। आज बेंगलुरु की बैठक में महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ की भी पीठ थपथपाई, जबकि महाकुंभ को कोसने वाले इन दिनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इफ्तारी में बिजी है। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, जया बच्चन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में नजर आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ को कोसने वाले इन नेताओं को आज तक राम मंदिर जाने का टाइम नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को देखिए, जो आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामलला की पूजा की और कह दिया कि अगर राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई परवाह नहीं। सुनिए एक बार। मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही बीजेपी की यूएसपी है बॉस। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सबका विजन क्लियर है, अमित शाह तक का विजन क्लियर है। हर नेता की सोच जो है ना, वो आपको समझ में आती है कि ये काम क्यों हो रहा है।
राजनीति अपनी जगह है, रणनीति बनाना अपनी जगह है, लेकिन देश को लेकर जो सोच है वो विजन एकदम साफ। आज आप गृह मंत्री अमित शाह के 2 बयान सुनिए। संसद के अंदर खड़े होकर डंके की चोट पर अमित शाह ने सरकार का विजन सबको बताया। कहा कि चाहे कश्मीर से लेकर पंजाब तक जो भी उत्पात मचाता है, टेंशन क्रिएट करता है, उसका इलाज हम लोग कर देते हैं। आतंकियों को तो आंख के बीच गोली मारते हैं। सुनिए एक बार। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाई। हम तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मान्यवर, 2 आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा।